के बारे में बल 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 वह बाह्य कारक होते हैं जो वस्तु की विराम अवस्था का या गति एक अवस्था में परिवर्तन करता है। यानी कि बल विराम अवस्था व गति अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करे तो बल कहलाता है। बल किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन करे या परिवर्तन करने का भी प्रयास करता है। आकार वस्तु के आकार में परिवर्तन करें। बल एक सदिश राशि है। बल क्या है? तो बल एक सदिश राशि होती है। बल एक सदिश राशि होती है क्योंकि यह इसमें परिणाम के साथ दिशा भी होती है। यानी कि परिणाम के साथ दिशा होती है वह सदिश राशि होती है। परिणाम के साथ दिशा होती है यानी कि बल एक सदिश राशि है। बल की मात्रक MK या SI पद्धति में न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, CGS में डायना, CGS में C के बाद D आता है इसलिए यह बल का डायना और एक N में 10⁵ डायना होता है यानी डाइन होता है। यानी कि एक N में 10⁵ डाइन होते हैं। FPS में पाउंड होता है, FPS में पाउंड होता है। यानी कि बल का FPS पद्धति में पाउंड होता है। बल्कि बल का बीमा बताएं तो MLT -2 MLT -2 MLT -2 MLT -2 MLT -2 बल का बीमा है MLT -2। प्रकार 2 संतुलित बल। जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणाम बल शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं। यानी कि परिणामी बल शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं। जैसे तराजू व बॉक्स परिणामी बल शून्य होता है। संतुलित बल से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। यानी कि संतुलित बल से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। यदि वह स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, यदि गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बल कार्य ना करे। यानी कि संतुलित बल से वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, यदि गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल कार्य ना करें। संतुलित बल के प्रभाव से वस्तु के आकार में परिवर्तन होता है। यानी कि संतुलित बल के प्रभाव से वस्तु के आकार में परिवर्तन होता है। उदाहरण, रबर की गेंद दोनों हथेलियों के बीच रखकर बराबर व विपरीत बल लगे तो वस्तु के आकार में परिवर्तन होता है। असंतुलित बल जब किसी वस्तु पर कार्यरत बलों का परिणामी बल शून्य न हो। यानी कि असंतुलित बल जब किसी वस्तु पर कार्यरत बलों का परिणामी बल शून्य न हो उसे असंतुलित बल कहते हैं। परिणामी बल शून्य ना हो उसे असंतुलित बल कहते हैं। यह बल की चाल व गति में परिवर्तन करता है। जैसे हाथ में पकड़े सूटकेस को छोड़ देते हैं तो नीचे की ओर गिर जाता है। बलों का वर्गीकरण। बल संपर्क बल में पेशी बल और घर्षण बल। संपर्क बल में पेशी बल, घर्षण बल में सीमांत और गतिज और लौटनी और तरल घर्षण। यानी कि घर्षण बल में सीमांत, गतिज और लौटनी और तरल। और असंपर्क बल में चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल। यानी कि असंपर्क बल में कौन कौन से आते हैं तो ये चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत और गुरुत्वीय बल। संपर्क बल पढ़ते हैं जब दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल संपर्क बल कहलाता है। दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल संपर्क बल कहलाता है। किवाड़ व खिड़की का खुलना संपर्क बल में आता है। मार्कर व बोर्ड भी संपर्क बल का उदाहरण है। बॉक्स को धकेलना भी संपर्क बल है। संपर्क बल 2 प्रकार के होते हैं। पेशीय बल, यानी कि पेशी बल ऐसा बल जो मांसपेशियों के द्वारा लगता है उसे पेशी बल कहते हैं। यानी कि मांसपेशियों के द्वारा लगता है उसे पेशी बल कहते हैं। उदाहरण, बॉक्स को धकेलना रक्त परिसंचरण तंत्र का और श्वसन क्रिया का और दौड़ना और बॉक्स को धकेलना ये पेशी बल में आते हैं। घर्षण बल जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है या गति करने का प्रयास करती है, उसे गति के विपरीत दिशा में बल कार्य करता है तो उसे घर्षण बल कहते हैं। उदाहरण, साइकिल का चलाना और पत्थर का धकेलना घर्षण बल है। घर्षण बल असंरक्षी प्रकार का बल होता है। यानी कि घर्षण बल कैसा बल होता है तो घर्षण बल असंरक्षी प्रकार का बल होता है। घर्षण बल असंरक्षी प्रकार का बल होता है जो ऋणात्मक प्रकार का होता है। सीमांत घर्षण बल
सीमांत घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं, यानी कि स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को। सीमांत घर्षण किसे कहते हैं, तो सीमांत घर्षण स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को, स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। इसको Fs से दर्शाते हैं, यानी कि सीमांत घर्षण बल को इसको Fs से दर्शाते हैं। Fs व्युत्क्रमणानुपाती R अभिलंब प्रतिक्रिया बल, R अभिलंब और स्थित घर्षण गुणांक Mus स्थैतिक घर्षण गुणांक, यानी कि Fs बराबर USR, यानी कि स्थैतिक घर्षण गुणांक गुणा अभिलंब प्रतिक्रिया बल, यानी कि स्थैतिक घर्षण बल का उदाहरण है। गतिज स्थैतिक, ये हो गया है। गतिज घर्षण बल, गति के दौरान तलों के बीच में कार्य करने वाले घर्षण बल को गतिज घर्षण बल कहते हैं। इसे F के द्वारा दर्शाया जाता है। Fs के द्वारा तो सीमांत घर्षण बल को और Fk के द्वारा गतिज घर्षण बल को दर्शाते हैं। इसका मान हमेशा सीमांत घर्षण बल से कम होगा, यानी कि सीमांत घर्षण बल से हमेशा किसका मान कम होगा, तो गतिज घर्षण बल का कम होगा। Fk कम Fs, यानी कि Fs से कम Fk, यानी कि ये इसका गतिज घर्षण बल का मान कम होगा। लौटनी घर्षण बल, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लुढ़कने का प्रयास करती है या लुढ़कती है तो उसे दौरान दोनों वस्तु के संपर्क तलों के मध्य एक विरोधी बल कार्य करता है, उसे लौटनी घर्षण बल कहते हैं। ट्रॉली या ट्रॉली वाला बैग। तरल घर्षण बल, ऐसा बल जो द्रव व गैसों दोनों के मध्य लगता है, उसे तरल घर्षण बल कहते हैं। यह वस्तु की आकृति व प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि तरल घर्षण बल किस पर निर्भर करता है, तो तरल घर्षण बल वस्तु की आकृति व प्रकृति पर निर्भर करता है। वस्तु की आकृति व प्रकृति पर, तरल घर्षण बल वस्तु की आकृति व प्रकृति पर निर्भर करता है। नोट, तरल घर्षण बल को कम करने के लिए ऊर्जा का सही होता है। तरल घर्षण बल को कम करने के लिए ऊर्जा का सही होता है। तरल घर्षण बल को कम करने के लिए ऊर्जा का सही होता है। स्थैतिक घर्षण बल, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर चलने का प्रयास करती है लेकिन चल नहीं सकती है, उसे स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। स्थैतिक घर्षण बल किसे कहते हैं, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर चलने का प्रयास करती है लेकिन चल नहीं सकती हैं, उसे स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। असंपर्क बल, अब असंपर्क बल के बारे में पढ़ते हैं। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में ना हो, उनकी सतह के बीच कार्य करने वाले बल को असंपर्क बल कहते हैं, यानी कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में ना हो और उनकी सतह के बीच कार्य करने वाले बल को असंपर्क बल कहते हैं। स्थिर विद्युत बल, नंबर 1 पे आते हैं। स्थिर विद्युत बल, जब स्थिर आवेश के कारण लगने वाला बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। जब स्थिर आवेश के कारण लगने वाले बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। आवेश का वेग शून्य होता है। आवेश का वेग कितना होता है, आवेश का वेग शून्य होता है, v बराबर 0। आवेश का वेग शून्य होता है। और स्थिर विद्युत बल किसे कहते हैं, जब स्थिर आवेश के कारण लगने वाले बल को, स्थिर आवेश के कारण, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण हो जिसमें पदार्थ को आपस में रगड़ने के बाद किसी दूसरे पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो, यानी रगड़ते हैं फिर। एबोनाइट की छड़ और बिल्ली की फर त्वचा, एबोनाइट की छड़ माइनस होती है और बिल्ली की फर प्लस होती है, घर्षण ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी कि एबोनाइट छड़ और बिल्ली की फर में घर्षण होता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। धनावेश और ऋणावेश के बारे में फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने बताया। धनावेश और ऋणावेश के बारे में किसने बताया, तो फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने बताया। और जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है तो वहाँ पर धनात्मक उत्पन्न होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है तो वहाँ धनावेश उत्पन्न होता है, धनावेश, डोनेट में धनावेश। और जब इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया जाता है तो वहाँ पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। उदाहरण, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश क्या है, तो आवेश एक अदिश राशि है। आवेश क्वांटीकृत होता है, अर्थात आवेश छोटे छोटे टुकड़ों या पैकेट्स के रूप में बहता है, यानी कि आवेश क्वांटीकृत होता है। आवेश क्या होता है, तो क्वांटीकृत होता है, अर्थात आवेश छोटे छोटे टुकड़ों या पैकेट्स के रूप में बहता है, छोटे छोटे टुकड़े या पैकेट्स के रूप में बहता है। आवेश इलेक्ट्रॉन संख्या के रूप में बहता है। आवेश किसके रूप में बहता है, तो इलेक्ट्रॉन संख्या के रूप में बहता है। नोट, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बारे में मिलिकन ने अपने प्रयास तेल बूंदों के आधार पर बताया, यानी कि
इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बारे में किसने बताया? तो मिलिकन ने अपने प्रयोग तेल के बूंदों के आधार पर बताया। 5 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? तो ये सूत्र लगाना, Q बराबर प्लस माइनस NE। तो आवेश बताएं Q बराबर, तो N 5 और E कितना, E का मान याद रखना। 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19, 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19। तो ये कर लेना 5 गुणा 10.5 माइनस 19, उत्तर आएगा 5 इंटू 10 की घात 19, यानी कि कर लेना यार, हो जाएगा। कूलाम का नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कूलाम का नियम ये स्थिर विद्युत बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। यानी कि कूलाम का नियम किसके लिए लागू होता है? तो स्थिर व बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। स्थिर व बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। यह नियम व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। यानी कि कूलाम का नियम किसका नियम है? तो व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। कूलाम के नियमानुसार दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल आवेश के परिणामों के गुणनफल के अनुत्क्रमणानुपाती तथा आवेशों के बीच की दूरी के परिणामों के वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम का नियम देख लीजिए। कूलाम के नियमानुसार दोनों आवेशों के मध्य, यानी कि 1 और 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के परिणामों के गुणनफल, यानी कि आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुत्क्रमणानुपाती तथा आवेशों के बीच की दूरी, ये दूरी के परिणामों के वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये देख लेना, ये साला सूत्र लगाना क्या है रे। प्रश्न है, 2 वस्तुओं पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। जब दोनों वस्तुएं एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर हो और आवेश क्रमशः 10 व 20 कूलाम हो तो और आवेश बताइए। तो 3 मीटर, R बराबर 3 मीटर, Q बराबर 10 कूलाम और A बराबर 20 कूलाम। ये सूत्र लगाना, K बराबर A1 प्लस A2 बटावा R स्क्वायर लगाते हैं तो 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू 10 इंटू 20 और 3 स्क्वायर, यानी कि सब का काट के ये लगा लेना 3 स्क्वायर क्या आया उत्तर? तो 2 इंटू 10 की घात 11 न्यूटन। इसमें आवेश प्लस माइनस होंगे, जब पैरा विद्युत का मान 1 से ज़्यादा होता है तो कुचालक की भांति व्यवहार करता है। यानी कि पैरा विद्युत का मान 1 से ज़्यादा होता है। पैरा विद्युत मान का 1 से ज़्यादा होता है। पैरा विद्युत का मान 1 से ज़्यादा होता है तो कुचालक की भांति व्यवहार करता है। 2 आवेशों के मध्य की दूरी तिगुनी कर दी जाए, यानी कि 2 आवेशों के मध्य की दूरी तिगुनी कर दी जाए तो उसके मध्य लगने वाले बल ज्ञात कीजिए। तिगुनी कर दी जाए तो 3 इंटू 2 3 तिगुनी कर दी जाए 2 आवेशों के मध्य की दूरी 3 गुनी कर 3 3 3 6 3 कर 3 6 18, ऐसे नहीं होगी, 1/9 गुणा होगी। ये याद रख लेना, एक हिस्सा है, मेरे को भी नहीं पता। 2 आवेशों के मध्य की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए, यानी कि 3 गुना कर दिया जाए। 3 बार जोड़ लेना है, ये 3 को 3 बार 1/9 गुणा हो जाएगी। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में विद्युत धनावेश के पथ को बताने वाली रेखाएं हैं। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में विद्युत धनावेश के पथ को बताने वाली रेखाएं हैं। विद्युत बल रेखाएं धन सिरे से ऋण सिरे की ओर जाती हैं। विद्युत बल रेखाएं किस तरफ जाती हैं? तो धन सिरे से ऋण सिरे की ओर जाती हैं। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेदित नहीं करती। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती।
यानी कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। और विद्युत क्षेत्र के विद्युत धनावेश के पथ में बताने वाली रेखाएं विद्युत बल रेखाएं धन सिरे से ऋण सिरे की ओर जाती हैं। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ये विद्युत बल रेखाएं समांतर हो तो यह समरूप विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं। विद्युत बल रेखाएं समांतर हो तो यह समरूप विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं, यानी कि समरूप विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं। चुंबकीय बल चुंबक। ग्रीस मैग्नीशिया प्रांत उत्पत्ति भेड़ बकरी चराने वाले व्यक्ति ने की। जादुई पत्थर मिला उसे खोज की और 1600 ईस्वी में विलियम गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने इसे चुंबक नाम दिया। यानी कि चुंबक नाम कब दिया? तो 1600 में दिया। किसने दिया? तो विलियम गिलबर्ट ने दिया। दो प्रकार हैं, स्थायी चुंबक यह नरम लोहे से मिलकर बनी होती हैं। यानी कि स्थायी चुंबक किससे बनकर मिली होती है? तो नरम लोहे से मिलकर बनी होती हैं। अस्थायी चुंबक नरम लोहे से मिलकर बनी होती हैं क्योंकि इसे विचुंबकीकृत किया जाता है। क्योंकि अस्थायी चुंबक को विचुंबकीकृत किया जा सकता है। इसमें कार्बन की मात्रा अल्प होती है, यानी कि इसमें कार्बन की मात्रा अल्प होती है अस्थायी चुंबक में। और स्थायी चुंबक अल्मीनिको चुंबक और सिरामिक चुंबक और फेराइट चुंबक। अल्मीको चुंबक यह एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट से बनकर बनी होती है। अल्मीको यानी 3 ही नाम आ रहे हैं। एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट से मिलकर बनी होती है। और सिरामिक चुंबक फेराइट चुंबक यह कैल्सीमिंग प्रक्रिया से बनती है, यह भस्म राख से बनती है। यानी कि सिरामिक चुंबक किससे बनती है? तो भस्म राख से बनती है। फेराइट चुंबक या सिरामिक चुंबक भस्म राख से बनती है। कितना और है?